हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपके एग्जाम की तैयारी। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल में कृतिका बीएलएलबी। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आए कि मैम कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ वीडियो बनाइए, कॉन्ट्रैक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, और आंसर राइटिंग के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट का पेपर हम जब सॉल्व करेंगे वहाँ आंसर लिखेंगे तो उसमें किस तरह से आंसर लिखें कि हमें एग्जामिनर अच्छे नंबर दे। तो आप सभी लोगों के कमेंट को देखते हुए, डिमांड को देखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया है। इसमें मैंने एक पेपर लिया है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको सॉल्व किया है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन में आप कुछ नया सीखोगे। हर एक आंसर में एक नया तरीका सीखोगे आंसर लिखने का, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं हर एक क्वेश्चन में हम पॉइंट में आंसर नहीं देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन का, ना ही हम हर एक क्वेश्चन में केस लिख सकते हैं। तो काफ़ी अलग अलग तरीके मैंने बताए हैं इन वीडियो में। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, डेफिनेटली आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे। और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये जो पेपर है ये कानपुर यूनिवर्सिटी का है और इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। लेकिन आप अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के हो, पैटर्न चेंज हो सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन 10 की जगह पे 4 5 हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन यही होंगे, क्वेश्चन सेम ही पूछे जाते हैं। और दूसरी चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि जो पी पेपर होता है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के हों। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट के पेपर में देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट का पेपर 40 से 60% रिपीट होता है। तो ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसमें 40 से 60% आपके रिपीट होंगे, इसलिए आज इस वीडियो को देखते-देखते हम अपना 50% सिलेबस भी कवर करने वाले हैं। ओके? तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन ए है, सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन दिए हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था संविदा से आप क्या समझते हैं। तो संविदा के बारे में बताएं। हम सभी लोग जानते हैं कि संविदा, इसे इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। ये है क्या, इसको हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन देखते देखते, वीडियो देखते देखते आप ये क्वेश्चन का आंसर भी तैयार कर लो। ओके, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे हम। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 2 के अनुसार विधि के द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा है। यानी जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय करार है ये संविदा। इसको देखो आप लोग, मैंने इसको ब्लैक से लिख दिया है। आप अगर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उनको ब्लैक से कर दो, हाईलाइटेड कर दो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर के सामने और आपको नंबर 20 से अच्छे मिलेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लिखेंगे संविदा में दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य कुछ करने के अधिकार या इनके द्वारा कुछ ना करने के दायित्व का सृजन होता है। संविदा एक ऐसा करार है जो विधि के अंतर्गत प्रवर्तनीय है, अर्थात वे करार जो विधि के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है वे संविदा नहीं है। यानी करार, ऐसा करार जो कि विधि के द्वारा प्रवर्तनीय है उसे बोला जाता है संविदा, और जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है उसे संविदा नहीं बोला जाता है। अब ये देखते हैं कि जो करार है उन्हें विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है, तो उनके तत्व क्या है, कैसे बनाया जाता है, किन किन चीजों के होने पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय बनाया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज आप लोगों को सीखने वाली ये बात है। पहली चीज तो आप लोग ये समझ गए इससे किस तरह से जो आपकी डेफिनेशन दी गई है इनको हाईलाइट करना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। दूसरी चीज, अब यहाँ पे कुछ बच्चे सिर्फ संविदा की डेफिनेशन दे के आ जाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ संविदा की डेफिनेशन नहीं देनी है, इसके आवश्यक तत्व भी बताने हैं कि इन जो आप 6 मैंने आवश्यक तत्व दिए हैं, इनसे जब तक ये नहीं होंगे तब तक किसी कोई संविदा, कोई करार संविदा बनेगा ही नहीं। तो हमें कंप्लीट आंसर लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 4-5 लाइनें लिख के चले आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने 6 पॉइंट दिए हुए हैं कि फर्स्ट है आपका कम से कम 2 पक्षकार हों। नेक्स्ट है आपका पक्षकार करार करने के लिए सक्षम होना चाहिए, ठीक है? वो पागल नहीं होना चाहिए, उसकी जो अवयस्क नहीं होना चाहिए, इस तरह से वो सक्षम भी होना चाहिए, ठीक है? और थर्ड हमारा है पक्षकारों के मध्य स्वतंत्र सहमति हो। ऐसा नहीं कि दबाव के द्वारा सहमति ली गई हो, उनकी सहमति जो है स्वतंत्र होनी चाहिए। और करार का विधिपूर्ण उद्देश्य हो। उद्देश्य अवैध नहीं होना चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए उसका। वैध उद्देश्य होना चाहिए। और करार के लिए प्रतिफल जो है वो भी वैध होना चाहिए। करार विधि के द्वारा शून्य घोषित ना किया गया हो। करार ऐसा ना हो जिसे विधि के द्वारा शून्य घोषित किया गया है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि संविदा क्या है और संविदा के आवश्यक तत्व क्या है। अगर संविदा के बारे में ये चीज याद रखना, ये बिल्कुल 100% श्योर ये क्वेश्चन आएगा। संविदा के बारे में एक क्वेश्चन शॉर्ट में जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो उसको लिखना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वतंत्र सहमति, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र सहमति क्या है, जिसे फ्री कंसेंट बोलते हैं। भारतीय संविदा अधिनियम जो हमारा है 1872 का है, इसकी धारा जो 10 है इसके अनुसार ये कहा गया कि सभी करार
संविदा हैं यदि वे पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। यानी वो सभी करार संविदा हैं जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से किए जाते हैं। और अगर ऐसा कोई करार है जिसमें पक्षकार की सहमति स्वतंत्र रूप से नहीं ली गई, दबाव या उत्पीड़न से लिया गया है या कपटपूर्वक लिया गया है, तो वो जो सहमति है फिर वो स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाएगा। ऐसा करार संविदा कभी नहीं होगा। अगर दूसरे शब्दों में से कहें तो मान्य संविदा में सहमति ही नहीं बल्कि स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। अगर एक कोई मान्य संविदा है तो उसमें सिर्फ सहमति ही जरूरी नहीं है, उसमें स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए। और धारा जो 14 है, 14 में यह परिभाषित किया गया है कि स्वतंत्र सहमति किसे कहते हैं। ठीक है, इस धारा के अनुसार ऐसी सहमति को स्वतंत्र सहमति कहा जाता है जिसमें सहमति उत्पीड़न, असम्य कसर और कपट, मिथ्या विपदेशन, भूल इनसे न कराई गई हो। यानी जो धारा 14 है इसमें बताया गया है कि हम कैसे मानेंगे कि स्वतंत्र सहमति दी गई है। तो ये जो 5 पॉइंट मैंने दिए हैं कि उत्पीड़न और असम्य कसर, कपट, मिथ्या विपदेशन, भूल, इनके द्वारा अगर सहमति नहीं ली गई है तो वो हमारी स्वतंत्र सहमति होगी। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति बिना किसी बाधा अथवा अवरोध के कार्य करता है, अपनी सहमति देता है, तब उसे स्वतंत्र सहमति कहा जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक चीज अपने दिमाग में बिल्कुल ये रखिए कि इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हम 10 डिस्कस करेंगे तो उसमें ना कुछ तो 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे, चाहे किस भी यूनिवर्सिटी के हो। ओके, अब जिनके 5 या 4 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं तो उनका मैं नहीं कह सकती, लेकिन कानपुर यूनिवर्सिटी जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें 5 से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे और काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसमें देखो हर एक में आप कुछ एक नया तरीका देख रहे हो कि इसका आंसर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे ही बाकी बहुत सारे इसमें क्वेश्चन है अभी जो एक नया तरीका देखोगे हर एक क्वेश्चन में आप। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है प्रतिफल, ये कंसीडरेशन, इसे इंग्लिश में बोला जाता है कंसीडरेशन। प्रतिफल क्या है? तो इसमें मैंने क्या किया है, जो आंसर इसका लिखा है इसमें मैंने पोलक की एक डेफिनेशन लिखी हुई है, जिसमें कि पोलक ने कहा है कि प्रतिफल ऐसे मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन प्राप्त किया जाता है। यानी प्रतिफल एक ऐसे मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे का वचन प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार से मूल्य के लिए दिया गया वचन परिवर्तनीय होता है। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, याद रखिए हम जब भी अपना आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार से डेफिनेशन जरूर लिखेंगे हम। ठीक है, अगर उसमें कोई डेफिनेशन हो, आपको लर्न हो, तो इस तरह से आप डेफिनेशन लिख सकते हो और ये ऊपर देख सकते हो कि इसका तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसमें बताएंगे कि भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 2 घ में दी गई परिभाषा के अनुसार, अब इसकी हम परिभाषा देंगे कि भारतीय संविधान अधिनियम में इसकी क्या परिभाषा दी गई है और किस धारा में परिभाषा दी गई है। ठीक है, यदि वचनदाता वचनग्राहिता की इच्छा पर कोई कार्य कर चुका है या करता है या करने का वचन देता है या कोई कार्य नहीं किया है या नहीं करता या कुछ करने का वचन देता है, तो कार्य ना करना या करने का वचन उस वचन के लिए प्रतिफल है। मीन्स क्या होता है, जब कोई व्यक्ति होता है किसी कार्य को करने के लिए, ना करने के लिए, ठीक है, वचन देता है, तो वही क्या है, प्रतिफल होता है। ठीक है, अब उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि प्रतिफल वचनदाता के द्वारा वचन को पूरा करने हेतु दिया जाने वाला एक प्रलोभन है। यानी जब किसी वचन को पूरा करने के लिए जो दूसरी तरफ से प्रलोभन दिया जाता है, प्रतिफल जो मूल्य दिया जाता है, उसी को प्रतिफल बोला जाता है। और यह प्रलोभन कुछ करने या ना करने से विरत रहने के रूप में या धन के रूप में हो सकता है। प्रतिफल वचन का मूल्य है जिसके अंतर्गत संविदा पालन करने की सुनिश्चितता प्राप्त की जाती है। अब 2 घ के अनुसार प्रतिफल वर्तमान कालिक या भूतकालिक या भविष्यकालिक हो सकता है। ओके, इस तरह से मैंने इसकी प्रतिफल की डेफिनेशन दी है। अब देखेंगे हम असम्यक असर। असम्यक असर क्या है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे नंबर आए या आप सच में जानना चाहते हो कि हम आंसर कैसे लिखेंगे, तभी इस वीडियो को देखिएगा, वरना आप यहीं से छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो है सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जो चाहते हैं सच में कि हम एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा मेहनत भी करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग इस वीडियो को देख भी लोगे, अगर इसको समझोगे नहीं, इसको लर्न नहीं करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब भी आप इसको एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। इसलिए थोड़ी सी मेहनत भी करना पड़ेगा, बिना मेहनत के अच्छे नंबर कभी नहीं आएंगे। ठीक है, मैंने भी काफी मेहनत की हुई इस आंसर को लिखने में। शॉर्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन भी देखेंगे, उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताए हैं लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सच में चाहते हो कि आप एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ, तभी इन वीडियो को देखिएगा। और अगर हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊं, मुझे लगे कि आप लोगों की हेल्प हो रही है इन वीडियो से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना पाऊं। ओके, अब हम देखेंगे आशम्यक असर क्या है। तो आशम्यक असर जो है भारतीय संविधान अधिनियम की धारा 10 में बताया गया है। आशम्यक असर जो शब्द है इसका उल्लेख किया गया है इसमें, तो ये है क्या, इसको देखते हैं थोड़ा। जब पक्षकार एक दूसरे से इस प्रकार विश्वास की स्थिति में होते हैं कि एक दूसरे पर अपना असर डाल सकते हो, जो स्वयं में प्राकृतिक तथा उचित हो, परंतु उसे नाजायज प्रकार से प्रयोग किया गया हो। ओके, तो इसे सम्यक असर के द्वारा उत्प्रेरित
कही जाती है जहाँ की पक्षकारों के बीच विद्यमान संबंध ऐसे हैं कि उनमें से एक पक्षकार दूसरे के बीच में क्या कि दूसरे पक्षकार की इच्छा पर शासित करता है। यानी असमय का असर क्या होता है, जब दो पक्षकार हो उनके बीच में बहुत विश्वास का रिलेशन हो, बहुत अच्छा संबंध हो, जैसे कि कोई भाई बहन है सपोज, और उनसे कोई करार किया गया या उससे अपनी बहन से सपोज कोई कार्य करवाना है, तो वहां पर जो रिलेशन है कि विश्वास का है, उनका रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज है, तो वहां पर नहीं भी उसका मन होगा काम करने के लिए तब भी करेगा, क्योंकि वो उसका भाई कह रहा है या उसमें एक रिलेशन है, वो उसकी वजह से, एक रिलेशन की वजह से वो काम करेगा, वहां पे उसकी फ्री कंसेंट नहीं होगी देखा जाए तो इस तरह से अगर कोई कहने पर, जैसे माता के कहने पे अगर कोई बच्चा काम करता है या मम्मी के बच्चे के कहने पर मम्मी कोई काम करती है, तो ये जो रिलेशन होता है इस तरह का, इसी को असम्यक असर बोला जाता है। यानी इस रिलेशन की वजह से अगर कोई काम कोई करता है, कोई करार करता है, कुछ भी करता है, तो ये बोला जाता है कि इस असम्यक असर की वजह से उसकी सहमति ली गई है, वरना उसकी फ्री कंसेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इससे। एक व्यक्ति दूसरे किसी व्यक्ति की इच्छा को शासित करने की स्थिति में तब कहा जाता है जब वह ऐसे व्यक्ति के साथ संविदा करता है जिस पर वास्तविक या दृश्यमान प्राधिकार रखता हो तथा जिसके साथ वैश्विक संबंध की स्थिति ना हो, इस स्थिति में हो। ओके, अब नेक्स्ट जो हमारा है सामान्य प्रस्ताव। अब इसमें देख सकते हो कि मैंने केस डिस्कस कराया है, बाकी जो मैंने बाकी जो मैंने आंसर लिखे हैं उनमें केस मैंने नहीं लिखा है। तो याद रखिए, हर एक आंसर में हम केस नहीं लिख सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्योंकि हमें इतना बड़ा नहीं लिखना होता है, एक पेज का आंसर लिखना होता है, तो हम हर एक क्वेश्चन में केस नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, कुछ में हम पॉइंट में आंसर देंगे, कुछ में पैराग्राफ में आंसर देंगे, और जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसमें हम केस लिखेंगे। ओके, तो जो ये वीडियो सॉरी ये जो क्वेश्चन है सामान्य प्रस्ताव, इसमें पूछा गया था कि सामान्य प्रस्ताव क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो सामान्य प्रस्ताव बोलते हैं जनरल ऑफर, इसको क्या बोलते हैं, जनरल ऑफर। अब एक क्या है कि कार्लिल और कार्बोलिक जो मामला था, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक ऑयल कंपनी का, तो इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट था इसमें देना, क्योंकि सामान्य प्रस्ताव तभी समझ सकते हैं जब हम इस केस को समझेंगे। ठीक है, और ये काफी फेमस केस भी है। तो आपको अगर इसके अंदर का नहीं भी आ रहा है, अगर इस केस को ही आप लिख देते हो तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि सामान्य प्रस्ताव क्या है। अब इसको देखते हैं कि हम एग्जाम में लिखेंगे कैसे। जब प्रस्ताव सार्वजनिक तौर पर रखा जाता है तो उसे सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। क्या है कि जब प्रस्ताव को सामान्य तौर पर रखा जाता है, यानी सभी के लिए रखा जाता है, तो उसे क्या है, क्या कहते हैं, सामान्य प्रस्ताव कहते हैं। यानी सार्वजनिक रूप से जब रखा जाता है। परंतु संविदा सिर्फ उसी व्यक्ति से होती है जो प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करता है। सामान्य प्रस्ताव जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तभी संविदा का सृजन होता है। सामान्य प्रस्ताव विज्ञापनों, लाउड स्पीकर या किसी ऐसे साधन के द्वारा किया जाता है जिसका प्रसार साधारण जनता में हो सके। मीन्स क्या है, सामान्य प्रस्ताव क्या होता है, जब पब्लिक में सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव रखा जाता है, लेकिन ये करार या कॉन्ट्रैक्ट उसी के साथ होता है जो उस भीड़ से कोई एक व्यक्ति निकल करके उस मतलब शर्तें बताई गई हैं, जो प्रस्ताव रखा गया है, उन्हीं की शर्तों का जो पालन करता है और उस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, उसी के साथ वो संविदा होती है। ठीक है, तो ये सामान्य प्रस्ताव समझ सकते हो कि जो जन सामान्य रूप से रखा जाता है, सार्वजनिक रूप से रखा जाता है, उसी को बोला जाता है सामान्य प्रस्ताव। अब इसमें जो कार्लिल और कार्बोलिक स्मॉल वाल कंपनी का जो मामला है, इसमें क्या है ये मामला, इसको देखते हैं। इस वाद में एक कंपनी ने समाचार पत्रों में यह विज्ञापन दिया कि कंपनी के द्वारा निर्मित सूंघने वाली गोलियों का प्रयोग लिखित निर्देशानुसार जो व्यक्ति करेगा, वह यदि प्रयोग के पश्चात भी इन्फ्लुएंजा से पीड़ित होगा तो कंपनी उसे 100 पाउंड का इनाम देगी। इसमें यह प्रस्ताव रखा गया कि यानी कंपनी के द्वारा जो भी निर्माण किया गया था जो सूंघने वाली गोलियों का, तो उनका अगर लिखित निर्देशानुसार जो सेवन करेगा, ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई इन्फ्लुएंजा रोग से पीड़ित होगा तो उसे कंपनी 100 पाउंड का इनाम देगी। कंपनी के द्वारा इनाम की निश्चितता के लिए 100 पाउंड रिलायंस बैंक में जमा भी करा दिया गया। ठीक है, कंपनी ने 100 पाउंड जमा भी करा दिया कंपनी रिलायंस बैंक में। ठीक है, कार्लिन नामक एक महिला थी, इन्होंने क्या किया, निर्देशानुसार इस गोली का प्रयोग किया, परंतु उसके पश्चात भी इन्फ्लुएंजा रोग इनको हो गया। उन्होंने क्या किया, उसने 100 पाउंड इनाम देने का दावा किया। उसने मांगा कि उसको इन्फ्लुएंजा हो गया है, उन्हें दवा का प्रयोग किया निर्देशानुसार। ठीक है, तो अब उन्हें वो इनाम दिया जाए जो 100 पाउंड का दावा किया गया था। कंपनी ने तर्क दिया कि कार्लिन ने प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना नहीं दी थी। कंपनी ने उक्त विज्ञापन को संविदा निर्माण के आशय से नहीं किया था। यानी कंपनी का भी यहाँ पे क्या तर्क था, उन्होंने कहा था कि इसको प्रस्ताव को जब इन्होंने स्वीकार किया उसकी सूचना हमें नहीं दी, तो हमें कैसे पता चला कि इनसे हमारी संविदा हुई है। लेकिन सामान्य प्रस्ताव यही होता है कि सार्वजनिक रूप से जब कोई प्रस्ताव रखा जाता है और उस भीड़ से अगर कोई तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और उसी निर्देशानुसार शर्तों के अनुसार वो काम करता है, तो उससे संविदा हो जाती है। ठीक है, तो इसमें न्यायालय ने कंपनी को यहाँ पे उत्तरदायी ठहराया कि तुम्हारा ये यहाँ पर दायित्व बनता है, तुम उसको तुम्हारी लायबिलिटी बनती है, तुम उसको 100 पाउंड का इनाम दो जो तुमने प्रॉमिस किया था। तो इसमें न्यायालय ने क्या कहा, न्यायालय के अनुसार कंपनी के द्वारा विज्ञापन के माध्यम से किया गया प्रस्ताव एक सामान्य प्रस्ताव है। न्यायालय ने कहा कि जो कंपनी के द्वारा जो प्रस्ताव किया गया था ये सामान्य प्रस्ताव था। न्यायालय ने दूसरे तर्क में इसके तर्क को अस्वीकार करते हुए कहा कि कंपनी के द्वारा रिलायंस बैंक में 100 पाउंड जमा कराना इस बात का प्रमाण है कि कंपनी के द्वारा प्रस्ताव पूर्ण गंभीरता के साथ किया गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो देखते हैं हम,
एफ नंबर देखते हैं, थोड़ा सा पेशेंस आप लोग रखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है। अब जो एफ नंबर है समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा को संविदा अधिनियम जो हमारा 1872 का है, इसकी धारा 31 में परिभाषित किया गया है। समाश्रित संविदा वह संविदा होती है जो ऐसी संविदा से समपार्श्विक किसी घटना के घटित होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए हो, और ये संविधाएं किसी अनिश्चित समपार्श्विक घटना घटित होने या ना होने पर आधारित होती हैं। ठीक है, अब जो हमारा है जीवन बीमा, जीवन बीमा को छोड़कर बीमा की सभी संविधाएं समाश्रित संविदा हैं, क्योंकि जीवन बीमा एक निश्चित घटना घटने पर ही परिवर्तित होती है। उदाहरण की बात करें अगर, तो यहाँ उदाहरण क्या है कि खा का से कहता है कि यदि खा का ग्रह यानी जो घर है जल जाए तो वह खा को 50,000 रुपए देगा। यह एक समाश्रित संविदा है क्योंकि यह किसी अनिश्चित घटना के घटित होने पर परिवर्तनीय होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं शून्य संविदा। शून्य संविदा क्या होती है, जी नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। शून्य संविदा एक ऐसी संविदा है जिसका विधि के दृष्टि में कोई भी प्रभाव नहीं होता है। शून्य संविदा का कोई विधि की दृष्टि में कोई प्रभाव नहीं होता है, बिल्कुल ना के बराबर प्रभाव होता है। ठीक है, कोई मान्य नहीं होती है। ऐसी संविदा विधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई दायित्व का सृजन नहीं करता है। शून्य संविदा विधि के अंतर्गत संविदा के किसी भी पक्षकार के द्वारा परिवर्तित नहीं कराई जा सकती है। यानी जो शून्य संविदा होता है ये कोई दायित्व का सृजन नहीं करता है। अगर किसी व्यक्ति के बीच में संविदा हुई है, अगर वो शून्य संविदा है तो उनके बीच में कोई दायित्व नहीं होगा, कोई अधिकार का सृजन नहीं होगा, इसे विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। शून्य संविदा अगर कोई भंग भी कर देता है तब भी उसको परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शून्य संविदाएं शून्य या अपरिवर्तनीय तो होती हैं, परंतु ये संविदाएं अवैध नहीं होती हैं। जरूरी नहीं है कि हर एक शून्य संविदा अवैध हो। इसका प्रभाव यह है कि शून्य संविदा के अंतर्गत संपार्श्विक करार परिवर्तनीय होता है, परंतु यह नियम सिर्फ उन्हीं संविदाओं पर लागू होता है जो सक्षम पक्षकारों के मध्य संपन्न हुई थी, जैसे बाजी की संविदा। अब देखते हैं अवयस्क के द्वारा की गई संविदा ऐसी संविदा होती है जिसका एक पक्षकार संविदा करने की सक्षमता नहीं रखता है, अतः विधि यह मानकर चलती है कि ऐसी संविदा का अस्तित्व नहीं है, अतः अवयस्क के द्वारा की गई संविदा संपार्श्विक करार भी अपरिवर्तनीय होता है। यानी जो संविदा अगर अवयस्क के द्वारा की गई है तो ऐसी संविदा शून्य माना जाएगा, क्योंकि अवयस्क को सक्षम नहीं माना गया संविदा करने के लिए। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्यकरणीय। शून्यकरणीय क्या होता है? शून्यकरणीय संविदा वो होती है जो एक पक्षकार के विकल्प पर निरस्त कराई जाती है। जब तक संविदा का एक पक्षकार उसके विरुद्ध आपत्ति नहीं करता है, ऐसी संविदा वैध तथा परिवर्तनीय होती है। शून्यकरणीय जो संविदा होती है ये तब तक वैध संविदा मानी जाती है जब तक उसमें कोई एक पक्षकार संविदा को शून्य न करवाए। ओके, अब उदाहरण में देख सकते हैं इसके कि उदाहरण के रूप में उत्पीड़न प्रपीड़न के अंतर्गत प्राप्त सहमति के अंतर्गत की गई संविदा उस व्यक्ति के विकल्प पर निरस्त कराई जा सकती है जिसकी सहमति प्रपीड़न के अंतर्गत प्राप्त की गई है। सपोज किसी एक संविदा में किसी व्यक्ति की जो सहमति ली गई है वो फ्री सहमति मतलब स्वतंत्र सहमति नहीं है, बल्कि उत्पीड़न के द्वारा या बलपूर्वक कपटपूर्वक ली गई है। तो अगर वो व्यक्ति जिससे सहमति ली गई है अगर वो चाहे तो उस संविदा को शून्य घोषित करा सकता है, और अगर वो नहीं चाहता है शून्य घोषित कराना तो वो संविदा वैध मानी जाएगी। ओके, अब इसमें एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक महिला के पति का शव उसके रिश्तेदार तब तक शमशान नहीं ले गए जब तक उसने एक बच्चे को गोद लेने की सहमति नहीं दे दी। महिला के विकल्प पर इस संविदा को निरस्त कर दिया गया, जिसके अंतर्गत महिला ने बच्चे को गोद लेने के लिए सहमति प्रदान की। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब इससे हम क्या सीख सकते हैं इस आंसर से? इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम्पल, केस, धाराएं, डेफिनेशन, इन चार चीजों को बहुत ध्यान से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर किसी चीज में आपको केस नहीं आ रहा है तो आप एग्जाम्पल ही लिख दो, आपको तब भी अच्छे नंबर मिलेंगे। इसमें जो एक केस था, ये जो मामला था, ये एक केस भी है, इसको एग्जाम्पल के तौर में दे दिया है हमने। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक महिला के पति का शव उसके रिश्तेदार तब तक शमशान नहीं ले गए थे जब तक कि उस महिला ने एक बच्चे को गोद लेने के लिए सहमति नहीं दे दी। तो यहाँ पे जो सहमति दी महिला ने, ये फ्री मतलब स्वतंत्र सहमति नहीं मानी गई। ये क्या कि देखा जाए तो कहीं ना कहीं असमय का सर या बल का इस्तेमाल करके सहमति ली गई। ठीक है, तो ये सहमति नहीं मानी गई, और ये संविदा अगर महिला चाहे तो उस संविदा को शून्य घोषित करा सकती है, और बाद में इसने शून्य करने करवाया भी था। ठीक है, अब क्या है तथ्य की भूल। तथ्य की भूल क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां किसी करार के अंतर्गत, ये देखो आई नंबर जो है हमारा क्वेश्चन, तथ्य की भूल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें देखो कि क्या कैसे मैंने इसका आंसर लिखा है कि जहां किसी करार के दो पक्षकार करार के लिए सारभूत किसी तथ्य के बारे में भूल के अधीन है, वहां करार शून्य होगा। यानी जब कोई करार है, करार के दोनों पक्षकार में से कोई एक किसी चीज को भूल गया, यानी जो मेन सार था, सार का किसी तथ्य की भूल हो गई है, और
तो ऐसा करार क्या होगा, हमारा शून्य करार होगा। और धारा 20 में, भारतीय संविधान अधिनियम जो है, इसकी धारा 20 में ऐसी स्थिति को लागू होती है, जो ऐसी स्थिति लागू होती है कि करार का निर्माण तो होता है, लेकिन करार के पक्षकार ऐसे तथ्य के बारे में भूल करते हैं जो करार के लिए अत्यंत आवश्यक और मर्मभूत है। यानी इसमें जो धारा 20 में बताया गया, ऐसी स्थिति का वर्णन किया गया है कि जहाँ पर किसी संविदा के पक्षकार किसी तथ्य की भूल करते हैं जो बहुत आवश्यक हो, तो ऐसी संविदा शून्य होगी। अब इसके आवश्यक तत्व की बात करें तो आवश्यक तत्व क्या है, यहाँ लिखना जरूरी है। आवश्यक तत्व दोनों, पहला आवश्यक तत्व है, दोनों पक्षकार भूल के अधीन होने चाहिए, ठीक है। और भूल किसी तथ्य की होनी चाहिए, यानी जो भूल की है वो किसी तथ्य की गई होनी चाहिए, तथ्य करार का आवश्यक होंगे। और जो भूल की गई है वो ऐसे तथ्य की जानी चाहिए जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो। अब इसमें देखते हैं विनिर्दिष्ट अनुतोष। ये आपका है लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विनिर्दिष्ट अनुतोष, किसी संविदा के भंग होने पर व्यथित पक्षकार को दो विकल्प उपलब्ध होते हैं। देखिए, पहली बात तो आप समझ लिए विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। तो विनिर्दिष्ट अनुतोष क्या होता है कि जब कोई पक्षकार संविदा को भंग कर देता है, तो वहां पर दूसरे पक्षकार के पास ये विकल्प उपलब्ध होता है कि प्रथम तो यह विकल्प होता है कि वो पक्षकार जो जिसने संविदा भंग की है, तो दूसरा पक्षकार उस संविदा को पालन करवाए कि भाई आपने संविदा भंग की, इन्होंने संविदा हमारी भंग की है, इनसे हूबहू जैसी संविदा थी उसका पालन करवाए। या तो उसके पास ये विकल्प होता है कि वो उपचार की प्राप्त कर सकता है, जो क्षतिपूर्ति, उसको जो नुकसान हुआ है उसके द्वारा संविदा ना करने से, तो उसकी क्षतिपूर्ति भी करवा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो प्रथम यह कि संविदा भंग से व्यथित पक्षकार यह मांग करे कि संविदा का हूबहू पालन कराया जाए, या संविदा भंग के फलस्वरूप वादी को हुई हानि या क्षति के लिए प्रतिकर या क्षतिपूर्ति कराई जाए। जहां पक्षकार या वादी कह सकते हो उसको, संविदा को भंग करने वाले पक्षकार से यह चाहता है कि संविदा की शर्तों का यथावत पालन कराया जाए। ऐसी स्थिति में यह कहा जाएगा कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के उपचार की मांग की गई है। यानी जहां पर पक्षकार जो वादी है वो यह चाहता है कि संविदा का हूबहू पालन करवाया जाए, तो वहां पर यह माना जाता है कि संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के उपचार की मांग की गई है। और जहां पर जो पक्षकार हैं जो यह चाहते हैं कि जो जिस संविदा जो वादी है उसको जो क्षति हुई है, अगर वो यह चाहता है कि उसे क्षतिपूर्ति की जाए, तो वहां पर यह पता चलेगा कि उस वादी क्षतिपूर्ति का उपचार प्राप्त करना चाहता है। अब यहाँ पर हम एक केस देख सकते हैं, एक एग्जांपल देख सकते हैं। आ बात से मकान क्रय करने की संविदा करता है। जो आ है वो बात से मकान क्रय करने यानी खरीदने की संविदा करता है। वह बिना किसी औचित्य के संविदा पालन से इनकार कर देता है, ठीक है। बिना किसी पालन के संविदा पालन से इनकार कर देता है, उसे मकान बेचने से मना कर देता है। आ को यह अधिकार है कि वह बा के विरुद्ध मकान के विक्रय तथा कब्जा हस्तांतरित करने हेतु वाद संस्थगित करे। उसे अधिकार है कि वह उसे बा के विरुद्ध मकान बेचने के लिए या कब्जा लेने के लिए वाद संस्थगित करे। आ को मकान के बदले में क्षतिपूर्ति लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आ को यहाँ पर क्षतिपूर्ति लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि उसके मकान ना बेचने से उसे इतनी हानि हुई है। यहाँ आ को जो अधिकार प्राप्त है वो संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। यानी वो बात से कह सकता है कि उसे संविदा को बेचना पड़ेगा या बेचने के लिए कह सकता है, लेकिन उसे ये नहीं कह सकता कि तुम्हारे मकान ना बेचने से हमें जो क्षति हुई है उसकी क्षतिपूर्ति करो, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारे पूरे 10 क्वेश्चन थे, और इसी तरह से मैं और भी जो पेपर है आप लोगों के सेमेस्टर्स में, मैं उन पर भी वीडियो बनाऊंगी। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इसका लॉन्ग क्वेश्चन का होगा, जो पार्ट सेकंड होगा। आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। आई होप आप लोगों की काफ़ी हेल्प हुई हो इस वीडियो से, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं बाकी भी सब्जेक्ट इसी तरह से कवर करूं। ओके, सो इस वीडियो में बस इतना ही। अब फिर